क्या वाकई जो इस देश में साहिद मसनद है, भारत की भूमि पे, भारत के मुल्क में, क्या वाकई वो केवल सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या सत्ता में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं? अगर लोकतंत्र में कोई जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली के आधार पे जनता के, वहां के, उस देश के नागरिकों के जनादेश के आधार पे लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहता है, तो इसे कहीं किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से नाजायज नहीं ठहराया जा सकता, अनुचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एक बार चुन लिए गए हों या चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से तब्दील कर दिया हो जिसमें उनकी जीत तो हो रही हो, लगातार जीत हो रही हो, इस बात का वो दम्भ भी भर रहे हो, इस बात का उनको दर्प भी है, और जो भी लोकसभा में बिल लेकर के आते हैं, संशोधन लेकर के आते हैं, वो संशोधन भी पास हो जाते हैं। इसके बावजूद पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं शक है, सुबह है कि जो दिखता है कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, दिखता है या दिखाने की कोशिश की जाती है, धरातल पे वो ऐसा कुछ नहीं दिखता। इसी पे चर्चा करेंगे। मैं हूं गौतम राड़े सागर और आपके सामने दर्द भारत न्यूज चैनल की तरफ से जो कार्यक्रम आपके बीच रखा जा रहा है, उड़ान सोच की, उसी उड़ान सोच के तहत आज जिस मुद्दे को हमने शामिल किया है, नाकामी सरकार की और सौदा देशवासियों के लहू का, चलबो ना, ऐसा नहीं संभव है, ये नहीं चल पाएगा। बार बार कोरोना के नाम पे अगर आप ये कहें कि आपदा को अवसर में आपने बदला है, तो आपदा को अवसर में आपने निश्चित तौर पे बदला है। हो सकता है अपनी फितरत कामयाब करने के लिए बदला हो। इस देश में लोकतंत्र के आधार पे केवल सत्ता परिवर्तन की जो आप दिखाते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, हम इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, हम इस देश में विकास करना चाहते हैं, विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, हम इस देश में प्रगति पथ पे लोगों को ले जाना चाहते हैं, हम इस देश में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, इस देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। वो किस आधार पे, कौन सा आधार है? मंतव्य आपका जो भी हो, लेकिन आधार तो इस देश के लोगों को पता लगना चाहिए। आप इस देश के तानाशाह नहीं हैं, आपको विरासत में सत्ता नहीं मिली है। यह सत्ता इस देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और उस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनादेश लेना पड़ता है। हर साल जनादेश, हर 5वें साल जनादेश लेना पड़ता है, और जनादेश के आधार पे ही कोई इस देश में सत्ता चला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस देश में लोकतंत्र के आधार पे कोई काम हो रहा है। चलिए, आपदा को अवसर में बदलने की जो आपकी कोशिश है, उसी पर एक विवेचना कर लेते हैं, सुरागरसी भी कर लेते हैं। जब पहली मर्तबा इस देश में पहले ही जब राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति का आगमन हुआ था भारत की धरती पे 2019 में, उसके ठीक 1 साल के बाद यह बात खुल करके आ गई थी कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है, कोई रोग है जिसकी भयावहता इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए, आर्थिक तौर पे बर्बाद करने के लिए, जान माल के तौर पे बर्बाद करने में सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है। क्यों नहीं उस समय आपके कान पे जोर होगी। और विचित्र बात तो तब हो जाती है कि ये कौन सी बीमारी है कोरोना, जहां चुनाव होते हैं वहां वो साइलेंट हो जाता है, और जिस प्रदेश में चुनाव नहीं होते वहां वायलेंट हो जाता है।
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस समय धज्जियां क्यों उधेड़ी जाती है, उसकी उड़ाई जाती है? जब आप चुनाव के प्रचार में होते हैं, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, जब आप कहते हैं कि लाखों लाखों की भीड़ आती है देखने, तो कभी आपने इस जो दायरा आपने निर्धारित किया है कोरोना से बचने का, आपदा से बचने का, महामारी से बचने का, कभी उस नाम्स को फॉलो करते हुए देखा? या आपके लिए वो साइलेंट हो जाता है, दूसरे के लिए वायलेंट हो जाता है? ये अहम पहलू है। चलिए उस पे हम बहुत ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। बात ये करेंगे कि जब कोरोना महामारी आई तो आपने कहा कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, कोरोना भाग जाएगा। देश के लोगों ने तो फॉलो किया ना आपकी बात को। आपको लगा, देश के लोगों को लगा कि आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से ये प्रयोग लेके आए होंगे, वैज्ञानिक आधार पे ये प्रयोग लेकर के आए होंगे। इससे अगर महामारी से निजात मिल जाए तो महामारी से निजात कर मिलने के लिए हम आपके हर कहे हुए हर आदेशों का अनुपालन करने को तैयार है। किया भी देश के लोगों ने। इसके बाद फिर आप आए टार्च लेकर के, टार्च की रोशनी जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। जो बीमारी सूर्य की रोशनी में पस्त नहीं हो पाती, वो टार्च की रोशनी में आप पस्त कर रहे थे, मोमबत्ती की रोशनी में पस्त कर रहे थे। इसका मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि इस देश में आप पाखंड फैलाने में कितने सक्षम हैं। क्या लोग इस तरह के पाखंड जो आप बताएंगे उस पाखंड का अनुसरण करेंगे, अनुपालन करेंगे? अगर अनुसरण अनुपालन करने के लिए ये देश तैयार है तो आपको लग गया था कि इस कोरोना को, इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। अवसर में इसलिए नहीं बदला जा सकता कि इस देश को मजबूती प्रदान करनी है। अवसर में इसलिए बदला जा सकता है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं। जो लड़ाई 642 ईसा पूर्व चल रही थी, वो लड़ाई जो ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के खिलाफ चल रही थी, आपस में द्वंद्व चल रहा था, जिस वर्चस्व को खड़ा किया था यहाँ के नागवंशियों ने, उस वर्चस्व को आते आते वेदरथ के बाद जब आपने 182 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व कह लीजिए, 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह किया वेदरथ के साथ, और विद्रोह करने के बाद जो बुद्धिस्टों की सत्ता थी उस सत्ता को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। अगर सत्ता परिवर्तन होता तो नेस्तनाबूद करने की कोशिश न की जाती। उसी बात को हम यहां से कनेक्ट क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? वो उसका बड़ा गहरा संबंध है। उस संबंध को समझना है, क्यों कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी के आधार पे अगर ये कहा जाए तो उसी के आधार पे यहां व्यवस्था चलाई गई, और उस व्यवस्था को आगे आप बढ़ाए रखना चाहते हैं। अगर वो सत्ता परिवर्तन होता तो एक बौद्ध भिक्षु के सर लाने पे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का पारितोषिक न घोषित किया जाता। और आज कहीं न कहीं इसी तरह से तो नहीं चल रहा इस देश में भी। अगर कोरोना महामारी थी तो घर में बंद लोग थे, खाने के लिए वो मर रहे थे, पानी पीने के लिए वो तड़प रहे थे, पैसे के अभाव में अनाज खरीदने के लिए वो तड़प रहे थे, घर पहुंचने के लिए वो तड़प रहे थे। आप नहीं तड़प रहे थे। आपकी वाड़ी विलासिता चल रही थी, रोज वाड़ी विलासिता किसी न किसी बहाने चल जाती थी। आप नहीं तड़प रहे थे। और उनकी तड़प ही ऐसी थी, उनकी मजबूरी ऐसी थी, उनका जो दैविक वेदना उस समय थी वहां जो शहरों में फंसे पड़े थे, उस वेदना ने, उस मजबूरी ने और जान बचाने की लालच ने, या यूं कहिए कि एक जो चलती फिरती लाश में तब्दील हो गए थे लोग,
वो किसी तरह चलती फिरती लाश को अपने घर तक पहुंचाना चाहते थे, जहां से वो उन्होंने जन्म लिया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस धरती ने जन्म दिया, सिर्फ इस सोच के कि शायद अब हमारी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन ये डेड बॉडी यहां रह जाएगी, सड़ जाएगी, तो कम से कम घर तक पहुंच जाए। इस स्थिति में पैदल चलना शुरू किया। क्या आपने आपदा को अवसर में गजब तब्दील किया। और उस समय भी वाणी विलासता से आप बाज नहीं आए। वाणी विलासता जब जब बड़ी मुश्किल से सारे प्रेशर के बाद, दबाव के बाद, लोगों के विरोध के बाद, विद्रोह करने की स्थिति तक पहुंचने के बाद जब ट्रेनें चलाई गई, तो ट्रेनों चलाने के नाम पे आपने कहा कि मुफ्त टिकट दिए जा रहे हैं। अरे कितनी धूर्तता आ जाएगी इस सत्ता में बैठे हुए लोगों को। जो हर आदमी जानता है इस देश में, केवल लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब ट्रेनें लाभ में चलती थी, जो पैसेंजर ट्रेन थी लाभ में चलती थी। इसके बाद ट्रेन नुकसान में चलती है, और जब ट्रेन नुकसान में चलती है, उसका जो 15% नुकसान में ट्रेन चलती है, जो जितना नुकसान में चलती है उसका 15% केंद्र सरकार देती है और 85% राज्य सरकारें भी देती है। जो लॉस होता है, एक टिकट के मान लीजिए 800 रुपए का टिकट है, लेकिन उसे होना 1000 रुपए का चाहिए, तो जो 200 रुपए का डिफरेंसेज है उसका भरपाई उसको कंपनसेट करती है। तब भी आपने कह दिया कि मुफ्त की टिकटें दी गई, जॉब उसका, नौकरियां उसकी गई, रोजगार उसके छिने, शरीर प्रताड़ना उसका झेला, शरीर की तकलीफें वो हुई, हजारों किलोमीटर पैदल वो चला, पैरों में छाले उसके पड़े, पैरों की चमड़ियां उसकी छिली, और यहां तक तो काफी महिलाओं को अपना जो गर्भवती थी वो डिलीवरी सड़कों पे हुई, बच्चा सड़कों पे जन्ना पड़ा, और काफी बच्चा जनने के बाद वो उसी स्थिति में चलती जा रही थी। कितनी कोई तो संवेदना होनी चाहिए इस सरकार की। अगर सरकार लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में केवल सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रही होती या सत्ता परिवर्तन की चाहत कर रही होती, तो निश्चित तौर पे संवेदना होती। इतना असंवेदनशील होने का मतलब वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, वो बल्कि उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं जो 1932 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट, 2 वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए लिया था, शेड्यूल ट्राइब के लिए लिया था। उस समय पिछड़ी जाति के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अपना विश्वास नहीं जताया, फलता वो उनकी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। फिर भी जब संविधान सभा में जाने का, ड्राफ्टिंग कमेटी में जाने का उनको अवसर मिला, तो उन्होंने उस अवसर को पूरी तरह से भुनाया और बैकवर्ड की जातियों को, पिछड़ी जातियों को आर्टिकल 340 के तहत एक कमीशन बना करके उनके प्रतिनिधित्व की बात की कि एक कमीशन बना लिया जाए, उनकी स्थिति देख ली जाए। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर स्थिति देखने की बात की गई थी। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आर्थिक आधार पे उनकी स्थिति देखने की कोशिश की गई थी, या ये बात संविधान सभा में कही गई थी, संविधान में कही गई है। शैक्षणिक और सामाजिक दशा देखने की स्थिति, जिनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है, उनको कमीशन बना करके उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हर क्षेत्र में नौकरियों में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जुडिशरी में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और मीडिया में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जो मीडिया आज मीडिया ना होकर के साजिंदों की टीम हो गई है, साजिंदों की टोली हो गई है।
तरन्नुम में बात करती है। खबरें क्या है, खबरों की बात नहीं। दो लाइन बहुत अच्छी याद आती है। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय तय करना है। अपने घर में क्या खाएं पकाएं क्या हम, ये भी हमको नहीं सरकार को तय करना है। जो विभिन्न संस्कृतियों का, भाषाओं का प्रचलन, वेशभूषा का ये देश रहा है, इसको एकीकृत किया गया है संविधान के तहत। उसमें भी आप डिसाइड करेंगे कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा और किस पर अन्याय अत्याचार हुआ है, ये अखबार तय करेगा। अन्याय अत्याचार तो प्रश्न ये लगता है, जो समस्या है, समस्या ये है, और ये समस्या इसलिए है कि इस देश के लोगों ने जो भारत के वासियों का, भारत के नागरिकों का जीवन डिजाइन किया गया है संविधान में, डिजाइन किए गया जीवन वो नहीं जी रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जीवन जी रहे हैं। संविधान ये कहता है कि वो पूरी तरह से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा दिलाने का, जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उस शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। उच्च शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, राज्य के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। जिनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, उन्हें मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी, उच्च स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद उन्हें हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? अब आपने इसी नाकामी सरकार की, अब करो इसी पे कहते हैं आपदा को अवसर में तब्दील करने की जो सोची थी, नाकामी सरकार की। आप लोगों को बेहतर व्यवस्था नहीं दे पाए। जहां दूसरे देश कंपसनेट कर रहे थे, जिनके जिनके जॉब गए थे उनको कंपसनेट कर रहे थे, जिनके रोजगार छीने थे उनको कंपसनेट कर रहे थे, वहां धूर्तता की भी पराकाष्ठा होती है। आप लोन बांट रहे थे, लोन की स्कीमें लेकर के आ रहे थे। ऐसे देश चलेगा? इससे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप इस देश को चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र के आधार पर चलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में जिन लोगों को जॉब में जाने का, सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिला था, विधायिका में जाने का मौका मिला था, चंद छिटपुट जुडिशरी में जाने का मौका मिला था, मीडिया में हाथ पांव मारने का मौका मिला था, इस आपदा के नाम पर उनके अवसर को छीनने की कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दिखता भी। वजह क्या है? नौकरियां उनकी गई, जिंदगियों पे खतरे उनके आए, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वो आए, लेकिन आप टैक्स लगाते रहे, पेट्रोल पे टैक्स लगाते रहे। गब्बर सिंह टैक्स लगाया। गब्बर सिंह टैक्स कमाल है कहां कहां लगता है। आपके खाते में अगर पैसा कम है, जो मंथली मेंटेनेंस उस बैंक ने निर्धारित कर दी है, वो मंथली मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसा कटेगा, 250 रुपया प्लस उस पर जीएसटी भी लगेगी। ये डकैती है, इसको डकैती कहते हैं, इसको टैक्स नहीं कहते हैं, और इसीलिए इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है। गब्बर सिंह भी तो इसी तरह लूटता था, और इस गब्बर सिंह टैक्स को के आधार पे कफन में टैक्स लगेगा। लेकिन तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बेचने वाले लोग हैं, लड्डू बेच करके करोड़ों रुपए खर्च कर दे, कमा लेते हैं, और सोने चांदी की ज्वेलरी तो ऐसे उनके ऊपर बरसी पड़ी रहती है जिसकी कल्पना कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कफन पे टैक्स लगेगा। सोने का सिक्का होगा तो 5% जीएसटी लगाएंगे, लेकिन खाने का बिस्कुट होगा तो 18% जीएसटी लगेगी।
लोगों को भूखे मारने की कोशिश तो नहीं है, रणनीति तो नहीं है। पेट्रोल में इतने ज्यादा टैक्सेस लगाने का, एक्साइज ड्यूटी लगाने का क्या मकसद है? डीजल में इतने एक्साइज ड्यूटी लगाने का मकसद क्या है? हर जगह उन पे कर उनके जॉब छूटे तो दूसरी जगह उनको कहीं अपना तलाशा नौकरियां, नौकरी तो नहीं मिले। स्वरोजगार के आधार पर उन्होंने व्यवस्था की, बमुश्किल जितना कमाते थे पहले वो, आज आलम यह है कि उनकी कमाई तो आधे से भी कम रह गई। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी। जरा आप एक आरटीआई उठा करके डाल दीजिए और पूछिए उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी है, उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो कितनी जॉब, कितनी वैकेंसीज निकालता है, कितनी वैकेंसी लेके आता है, और उसके पास कितनी एक वैकेंसीज को भरने के लिए उसको कंप्लीट करने में कितने समय लगते हैं। जब ये आंकड़े आप आरटीआई डाल के देखिए, झूठ की भी इंतहा होती है। कहा कि मनरेगा में, जिसको हमारे देश के प्रधान सेवक कहते थे कि मनरेगा कांग्रेस का समाधि स्थल बनेगा, आज उस समाधि स्थल के अंदर देश के लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। और क्या किया जा रहा है? न्यूनतम मजदूरी 380 रुपए एक मजदूर की है, यह सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन उन्हें मनरेगा में क्या दिया जा रहा है? 365 दिन में 40 दिन काम की गारंटी दी जा रही है, रोजगार की गारंटी दी जा रही है, और वो भी 201 रुपए के हिसाब से, मतलब 8,000 रुपए। उसका साला वार्षिक उसकी आमदनी होगी 8,000 रुपए, और 8,000 रुपए में आप कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी हमारा देश। ये सारे के सारे टैक्सेस आप क्या लेंगे? सब कुछ बर्बाद किया इस देश के लोगों ने, सब कुछ तबाही सही इस देश के लोगों ने, देश के एक एक नागरिकों ने। और आप वाड़ी विलासिता क्या है? अगर वाकई इस देश में आर्थिक कमजोरी थी तो फिर बोइंग 777 लाने की 9,000 करोड़ रुपया खर्च करके स्पेशल बोइंग 777 खरीदने की क्या जरूरत थी? अपने ऊपर इतने खर्च करने की क्या जरूरत है? रूस के जो आपकी इमेज डैमेज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए साजंदीगों को टीम से लोगों को संगीत में पिरोने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऐसा लगता है इस देश को केवल सत्ता के आधार पे सत्ता का परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग नौकरियों में पहुंच गए थे, इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है कि नौकरियों से निकालने का सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका हो सकता है वो निजीकरण तरीका है। निजीकरण के रास्ते पर आप जा रहे हैं। ये सारे टैक्स लगा करके जो सारे टैक्स लगा रहे हैं ना, ये सारे टैक्सेस देश की जनता लहू जला के कर रही है। अगर ये कहा जाए कि देश के नागरिकों के लहू का सौदा हो रहा है और ये बड़े लंबे समय तक चलेगा, तो जानिए नाव चलबो ना, बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ये आज नहीं कल इस देश के नागरिकों को समझना होगा कि ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्हों जैसे ये कहते थे कि अंग्रेजों को हजारों साल और गुलामी हम सह लेंगे, गोलवरकर जब कहते थे हजारों साल अंग्रेजों की गुलामी और सह लेंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी, नौकरियों में उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी, जुडिशरी में उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी, मीडिया में उनकी एंट्री की जाएगी।
तो मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा। ऐसी आजादी नहीं चाहिए। क्या वही खल रही उनके चेले, गोलवरकर के चेले, इस देश के शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब को तबाह करना चाहते हैं, मुस्लिमों का नाम लेकर के तबाह करना चाहते हैं। ये सच है। बौद्ध धर्म को जिस तरह से ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादी ताकतों ने बर्बाद किया, केवल सत्ता हासिल करके, जीत हासिल करके नहीं रह सकते, उनकी संस्कृति बर्बाद की, उनकी 3 चीजें छीनी, शिक्षा बल छीना, धन बल छीना, जनबल छीना, और अपनी 3 चीजें उस पर लाद दी, धर्म, भाषा और संस्कृति। पाखंड लाद दिया, कुटिलता लाद दी, ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम कर दिया। और ये क्या कहा कि किस तरह से ब्राह्मण सुपीरियर पैदा होता है। अगर वाकई सुपीरियर पैदा होता तो कोई भंगी अगर 9 महीने में पैदा होता तो सुपीरियर होने के नाते उस ब्राह्मण को 18 महीने में अपने मां के गर्भ से निकलना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा? यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सुपीरियर जो पाखंड है, पाखंड रचने की कोशिश की जा रही। कैसे कोई सुपीरियर हो सकता है? जन्म के आधार पे कैसे कोई सुपीरियर हो सकता है? आपको प्रतियोगिता की बड़ा शौक है, निर्धारित करिए, मापदंड निर्धारित करिए, तैयारी का मापदंड निर्धारित करिए, तैयारी की सुविधाएं निर्धारित करिए। जो सुविधा ए को मिलेगी वही सुविधा बी को भी मिलनी चाहिए। जो सुविधा तैयारी के लिए ब्राह्मण को मिलती है कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए, वही सुविधा भंगी की, चमार को भी, मेहतर को भी मिलनी चाहिए। कर दीजिए, पता लग जाएगा। लेकिन योग्यता के नाम पे पाखंडता बंद। कौन है? फिर एक बार ये प्रश्न उठता है कि अगर भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कॉलेजियम की वकालत करता है, या कॉलेजियम जिसके तहत बनाया गया है, और वहां बैठ करके जुडिशरी में, तो इसीलिए कहा गया, अंग्रेजों ने पहले ही कहा था कि ब्राह्मणों को जुडिशरी में इसलिए जगह नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो क्या ये प्रश्न आज भी उठ रहा है क्या कि न्यायिक चरित्र के अभाव में ही जजमेंट दिए जा रहे हैं, फैसले दिए जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा किसी को? एक प्रश्न ये भी उठता है। और इसी को हथियार बना करके कहीं ये सरकार हर साजिशों को सफल तो नहीं करना चाहती। इसलिए इस देश के लोगों को जागरूक होना है। नाकामी सरकार की, लेकिन इस देश के नागरिकों के लहू का सौदा नहीं होगा। इस देश के नागरिकों के लहू का सौदा होगा तो चल बोना, ये नहीं चलेगा, इसे रुकना होगा। भारतीय संविधान के आधार पर निर्धारित जीवन शैली को, भारतीय संविधान के आधार पर निर्धारित धर्म को, भारतीय संविधान के आधार पर निर्धारित आचरण को, भारतीय संविधान के आधार पर निर्धारित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, कराने के लिए आपको इस देश के सत्ता पे कब्जा करना होगा। ये देश भिखारियों को, अगर आप भीख मांगते रहेंगे, आपको ये लगता है कि किसी के आशीर्वाद से आपका भला हो सकता है, अगर उसके आशीर्वाद में इतना भला करने की क्षमता होती तो आशीर्वाद स्वयं को देता। अपने बच्चे की नौकरी लेनी हो तो आपके पास सिफारिश करने कभी ना पहुंचता, लेकिन आपके पास सिफारिश करवाने पहुंचता। उसके आशीर्वाद में क्षमता नहीं। अगर उसके आशीर्वाद में क्षमता होती तो अपने बच्चों का जाप खुद लगाता, लेकिन नहीं, वो साजिशें करता है। इन साजिशों का भंडाफोड़ होना चाहिए। ये मनुवादी ताकतें, मनुस्मृति का, मनु नाम का तो कोई व्यक्ति था ही नहीं, और मनुस्मृति की जो रचना हुई है 185 ईसा पूर्व, अगर पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में बृहदत्त की हत्या करके साजिश की, विद्रोह करके साजिश किया, तो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके सर काटने की बात की, ताकि इनका विरोध करने वाला क्यों ना हो, कोई ना हो।
अगर ये झूठ बोले तो उस झूठ का विरोध करने वाला कोई ना हो। आज कहीं ऐसा इस देश में भी तो नहीं चल रहा है। इस देश में झूठ बड़े पैमाने पे झूठ का बोलबाला हो, लेकिन उसके विरोध करने वाले लोगों को जेल के अंदर किया जा रहा, किसी न किसी मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। अगर ये कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहते। इस देश के लोगों को के अधिकार को छीन करके उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जाती, और ये किसी भी कीमत पे इस देश में नहीं चल सकता। बड़ी मुश्किलों के बाद इस देश आजाद हुआ, बड़ी मुश्किलों की, बड़ी तपस्या के बाद, बड़े त्याग के बाद इस देश का संविधान बना। उस संविधान के आधार पे शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, शेड्यूल ट्राइब को प्रतिनिधित्व दिए जाने की गारंटी दी गई। कौन है उस गारंटी को जो छेड़ रहा है? उस गारंटी को कौन छिन्न भिन्न कर रहा है? इसका मतलब गुणगान होना चाहिए। अगर इस देश में कोई कहता उपलब्धि हुई तो उपलब्धि पे बात होनी चाहिए। नोटबंदी हुई तो कितने बड़े घोटाले हुए, लोग कहते हैं कि चर्चा, घोटालों की कोई बात हुई नहीं, किसी पे घोटाले के, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। अगर आरोप नहीं लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जिन पे आरोप लगा था तो भ्रष्टाचार तो वहां नहीं हुआ, फिर आपने आरोप कैसे कैसे लगाया? प्रश्न यही उठता है, यही प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का जवाब तो यहां मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार कैसे होगा जब उस भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हो? अगर ये कहा जाए वो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, वो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक देख खुद मुजरा करने लगे। भ्रष्टाचार में तो सभी को, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि सम्मिलित हो गए। एक अगर कोई फैक्ट्री नीलाम होती थी, सिक करके नीलाम कर दी जाती थी, किसी उद्योगपति को दे दी जाती थी, तो उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार होता था। और यहाँ तो सारी के सारी नीलाम की जा रही, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं, क्या शिष्टाचार हो रहा है? नई संस्कृति का निर्माण हो गया क्या? अब भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया। जहां जवाब मांगा जाना चाहिए था कि कोरोना जब जब 200, 335 संख्या थी, और इसके बाद, और फिर जब सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध चरमोत्कर्ष पे था, तब कोरोना वायलेंट हुआ। अरे अब जब आप दावा ये प्रस्तुत करते हो कि इस देश में जो कोरोना कोशील्ड कोवैक्सीन है उसमें विश्वास करिए, वो बहुत कारगर है, तो जब वैक्सीन आ गई तब काहे का डर? फिर काहे का डर? फिर क्यों इस तरह की विपदाएं? फिर काहे शेष? फिर क्यों पैंडेमिक शेष? क्यों इतने एक्साइज ड्यूटीज? चाहे वो पेट्रोल पे हो, चाहे गैस पे हो, चाहे कफन पे हो। जिस आधार कार्ड को आपने बताया कि आइडेंटिटी होगी, वो आधार कार्ड बनाने जाइए, उसमें भी जीएसटी दीजिए। उसमें एड्रेस चेंज कराने जाइए, उसमें भी जीएसटी दीजिए। एड्रेस चेंज कराने जाइए, 42 रुपए उसकी कीमत, 42 रुपए उसकी कॉस्ट, बाकी टैक्स देकर के 50 रुपए, जीएसटी देके 50 रुपए। कोई ऐसी जगह बची है जहां आपने जीएसटी न लागू की हो, 3-3, 4-4 बार जीएसटी न लागू की है? क्यों इस देश के लोगों का लहू को चूसा जा रहा है, चूस करके बेचने की कोशिश कर रहा है? कौन है जवाब दे? अब बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाए थे, उस उपलब्धियों पे क्यों नहीं चर्चा करते? रोज नए तमाशे, मुल्ला नसरुद्दीन हो गए। इस देश के लोगों को जागरूक होना होगा। और अगर कोई ये कहे कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं, इस देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं, विकास तो उनको कभी पता ही नहीं। उस देश के लोगों के, अधिकतर लोगों का विनाश उन्हें पसंद है। इस देश के लोगों को कि जो संपत्तियां हैं वो ज्यादातर लोगों के पास संपत्तियां न रह जाए, धन न रह जाए, जमीनें न रह जाए, उनके उद्योग धंधे न रह जाएं, उनके व्यवसाय न रह जाएं। आज नहीं कल
सभी छीनने की कोशिश जब की जा रही है, अब तो ये देखिएगा कुछ दिन के बाद लोग ठेला भी नहीं लगा पाएंगे, सड़क के किनारे बैठ के सब्जियां बेचते वो भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो शायद मुकेश अंबानी करेंगे, खेती जम गौतम अडानी कराएंगे। इस देश को फिर से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसलिए धर्म को, जिसको जियारत के आधार पे इस तिजारत को समझ करने वाले लोगों को समझने की जरूरत है। नाकामी जिसकी है भुगतेगा वही। इस देश के लोगों को लहू नहीं बिकेगा और बिकना भी नहीं चाहिए। फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और इस देश के लोगों में, नागरिकों के, सजग नागरिकों के, जिनके अंदर इंसानियत बाकी है, उन सभी के जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, उस सभी अभिवादन करने के तरीके के से हम आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।